बच्चों कक्षा 11 की भूगोल विषय की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है महासागरीय जल। बच्चों इस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ा और पूरा पढ़ने के पश्चात आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो बच्चों तैयार हो जाइए 13वें चैप्टर का अभ्यास प्रश्न करने के लिए। तो पहला प्रश्न है बच्चों, उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। उस तत्व की पहचान करनी है बच्चों जो जलीय चक्र का यहाँ पर भाग नहीं है। तो वाष्पीकरण जलीय चक्र का भाग है, वर्षण जलीय चक्र का भाग है और संघनन जलीय चक्र का भाग है। जो तीसरा ऑप्शन है गे, ये जल योजन जो है वो जलीय चक्र का भाग नहीं है और यही हमारा आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था नहीं है, उसको हमें बताना है। तो हमारा आंसर आएगा गे जल योजन। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है। 2 से 20 मीटर नहीं, 20 से 200 मीटर नहीं, 200 से 2000 मीटर सही आंसर है और 2000 से 20000 मीटर ये गलत है। तो महाद्वीपीय ढाल की औसत जो गहराई होती है वो 200 से 2000 मीटर के मध्य होती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के अनुसार हमारा आंसर आएगा गे 200 से 2000 मीटर के मध्य। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी लघु उच्चावाच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती। लघु उच्चावाच जो आकृति है वो कौन सी नहीं पाई जाती बच्चों। निमग्न द्वीप पाई जाती है, प्रवाल द्वीप पाई जाती है, समुद्री टीला पाया जाता है और महासागरीय गंभीर यह लघु उच्चावाच आकृति नहीं है। ठीक है, ये मुख्य उच्चावाच है। ठीक है, 4 विभाजन हमने किए थे उसमें से एक ये था। तो इसका आंसर आएगा ख महासागरीय गंभीर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, लवणता के प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। कितने ग्राम समुद्री जल में से लवणता को प्राप्त करने के लिए ये नमक ग्राम की मात्रा को हम काउंट करते हैं, कितने ग्राम। तो हमने पढ़ा था बच्चों 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम समुद्री जल में से जो घुले हुए जो नमक है उसकी मात्रा को हम लवणता के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा गे 1000 ग्राम। ये 10 गलत है, 100 गलत है और 10,000 भी गलत है। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम समुद्री जल का अंदर जितना नमक घुला हुआ है ग्राम में उसे हम क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। इसके पश्चात है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। बच्चों इसका आंसर आएगा आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये हम सब जानते हैं, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ऐसे प्रश्न है बच्चों नेक्स्ट जिनका आंसर हमें 30 शब्दों में देने हैं। 30 शब्दों में देने वाले हमें प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है बच्चों, हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। हम बच्चों हमने पढ़ा था कि पृथ्वी में अधिक मात्रा में जल है और अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं तो यह अत्यधिक मात्रा में जल की उपस्थिति होने के कारण नीले रंग के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति मिलती है तथा ऊपर से देखने पर पृथ्वी एक नीले रंग के आकाशीय पिंड के रूप में दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, महासागरीय सीमांत क्या होता है। महासागरीय सीमांत महासागर का सबसे उथला भाग होता है जो प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है। इसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे कम होती है, महासागरीय सीमांत कहलाता है। ठीक है, तो महासागरीय सीमांत सबसे उथला हुआ भाग होता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि विभिन्न महासागरों के सबसे गहरे गर्तों की सूची बनाइए। जो बच्चों महासागरों के जो गर्त हैं, जो महासागरों में जो गर्त पाए जाते हैं उनकी सूची यहाँ पर बनानी है। तो हम देखेंगे गर्तों के नाम, उनकी स्थिति और अधिकतम गहराई फैदम में। बच्चों फैदम क्या होता है। फैदम एक ब्रिटिश यूनिट है, ब्रिटिश इकाई है जिसके अंतर्गत एक फैदम में 6 फीट होती है। ठीक है, एक फैदम में कितना होता है 6 फीट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.82 मीटर। ठीक है, तो एक फैदम में 6 फुट एग्जैक्ट होती है क्योंकि ये ब्रिटिश इकाई है।
ठीक है। और हमारे भारत में कौन सी इकाई प्रचलित है? मीट्रिक प्रणाली, अर्थात जो यूएसए में चलती है मीट्रिक प्रणाली, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस तरीके की प्रणाली प्रचलित है भारत में, ठीक है। जबकि ब्रिटेन में ब्रिटिश प्रणाली प्रचलित है, जिसमें मील, फरलांग, फिट, फैदम, ठीक है, इंच, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर पाई जाती है। तो हम यहाँ पर बताएंगे फैदम में। तो पहला है चैलेंजर गर्त, ये कहाँ पर है बच्चों? प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर में 5269 फैदम, ठीक है। दूसरा है बच्चों ओल्ड रिच याफ टोंगा, जिसका दूसरा नाम है टोंगा। ये कहाँ पर है? यह भी प्रशांत महासागर में है, लेकिन मध्यवर्ती दक्षिणी प्रशांत महासागर में, और इसकी गहराई है 5022 फैदम। बच्चों जो तीसरा है फिलीपाइन, ये भी प्रशांत महासागर में है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, और इसकी गहराई है 4767 फैदम। चौथा है बच्चों पोर्टो रिको, यह पश्चिमी द्वीप समूह के सागरीय भाग में है और 4662 फैदम इसकी गहराई है। तो यहाँ पर हमने देखे 4। इसके बाद देखते हैं 5वां टस्करोरा, जापान का समीपवर्ती सागरीय क्षेत्र भाग है, ये 4655, ये भी प्रशांत महासागर में है और 4655 फैदम है और जापान के बिल्कुल समीप यह पर स्थित है। छठा है बच्चों तिजाड़, ये अटलांटिक महासागर में है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, और इसकी गहराई है 4030 फैदम। इसके बाद है बच्चों सुंडा, सुंडा गर्त, ये बहुत फेमस है क्योंकि ये हमारे पूर्वी हिंद महासागर में पाया जाता है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है सुंडा गर्त और इसकी गहराई है 3828 फैदम। इसके बाद है बच्चों मुरे, यह मध्यवर्ती उत्तरी प्रशांत महासागर का है और 3540 फैदम है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि प्रशांत महासागर जो कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विशाल है, इसमें अनेक गर्त पाए जाते हैं, जैसे कि हमने पढ़े भी थे, हमने पुस्तक में जब पढ़ रहे थे तब भी वहाँ पर देखे थे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 8 प्रमुख जो गर्त हैं उनके बारे में स्थिति देखी। इसके पश्चात अगला प्रश्न है बच्चों, ताप प्रवणता क्या है? ताप प्रवणता क्या है? ये हम सब जानते हैं कि जब तापमान की स्थिति हम देखते हैं तो 3 परतें यहाँ पर पाई जाती है। तो पहली परत में तापमान धीरे धीरे कम होता है, लेकिन दूसरी परत में आते तेजी से कम होता है। यहाँ पर तेजी से कम होने वाला जो ये क्षेत्र है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ताप प्रवणता क्षेत्र, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरी परत है, इसमें बहुत मध्यम स्तर से या कम स्तर से ही तापमान कम होता है, लेकिन दूसरी जो परत है जिसे ताप प्रवणता क्षेत्र कहा है बच्चों, इसमें तेजी से तापमान कम होता है। चित्र के द्वारा भी हम देख सकते हैं। महासागर के सतही जल तथा गहरी परतों के मध्य स्थित सीमा जो सागरीय तल से 100 से 400 मीटर नीचे से प्रारंभ होती है तथा कई सौ मीटर तक जाती है, यह ऐसा सीमा क्षेत्र होता है जहां तापमानों में तीव्र गिरावट आती है तथा इसे ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यह लगभग बच्चों 100 से 400 मीटर के मध्य होता है, अलग अलग क्षेत्रों में वो अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से, और लगभग 1000 मीटर तक ये इसकी स्थिति पाई जाती है, ठीक है। और उसके नीचे ये धीरे धीरे तापमान कम होता है और 0 डिग्री के समीप वो तापमान वहां पर पाया जाता है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, समुद्र में नीचे जाने पर आप ताप की किन परतों का सामना करेंगे? समुद्र में नीचे जाने पर ताप की 3 परतें होती है, हम जानते हैं, पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत। पहली परत ऊपरी स्तर पर सीधे तौर पर सूर्य से प्रभावित होती है, दूसरी परत जिसे ताप प्रवणता क्षेत्र कहते हैं, और तीसरी परत जो होती है वो ठंडी परत होती है। तो इसका पहला भाग इस तरीके से है। गहराई के साथ तापमान में भिन्नता क्यों आती है? गहराई के साथ में तापमान में भिन्नता क्यों आती है बच्चों? सीधी सी बात है कि ऊपरी स्तर पर सूर्य से सीधा हम संपर्क होने के कारण यह क्षेत्र तापमान अधिक प्राप्त करता है। ये लगभग 0 से 500 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ये गहराई हो सकती है, लेकिन पहली जो परत है वो लगभग 500 मीटर की होती है, दूसरी परत लगभग 1000 मीटर की होती है और तीसरी परत इसकी गहराई के अकॉर्डिंग होती है।
ठीक है। तो ऊपरी परत में सीधे तौर पर तापमान प्राप्त होता है, सूर्य से तापमान प्राप्त होता है, ठीक है, इस वजह से ये अधिक तापमान युक्त होती है। दूसरी परत जिसे ताप प्रवणता परत भी कहते हैं हम, ठीक है, इसमें तेजी से तापमान कम होता है। और तीसरी परत में तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि यह काफ़ी दूरी पर है, सूर्य से सीधा संपर्क नहीं है और तापमान प्राप्त नहीं होता, इसलिए यह लगभग 0 डिग्री पर इसका तापमान रहता है। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं बच्चों। सामान्यतः समुद्र में नीचे जाने पर निम्नलिखित 3 परतें मिलती है। पहली है ऊपरी गर्म परत। ऊपरी गर्म परत जैसे कि हमने बताया था सीधे तौर से सूर्य के समीप होती। बच्चों हमने यह भी देखा था कि पृथ्वी पर तापमान का एकमात्र जो सोर्स है वो सूर्य है, ठीक है। हालांकि दूसरी चीजें भी हो सकती है, जैसे कि पृथ्वी के अंदर का तापमान, ज्वालामुखी से निकलने वाला तापमान आदि आदि, लेकिन सीधे तौर पर यदि हम बात करें तो सूर्य से ही पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल को तापमान प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ पर जलमंडल में भी बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर सूर्य से सीधे तौर पर यदि तापमान प्राप्त करें तो पहली परत जिसे ऊपरी गर्म परत हमने कहा यह गर्म होती है। लगभग 500 मीटर मोटाई तथा 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखने वाली परत, काफी तापमान रहती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में लगभग 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर यह रखता है। भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वो काफी गर्म क्षेत्र पाया जाता है, पहली परत। दूसरी परत है बच्चों ताप प्रवणता परत। इसमें गहराई बढ़ने पर तापमान में तीव्र गिरावट आती है। इस परत की मोटाई 500 से 1000 मीटर की होती है, अकॉर्डिंग उनके अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से, ठीक है। तो ताप प्रवणता परत है और तेजी से तापमान में यहाँ पर कमी होती है। तीसरी है ठंडी निचली परत। सबसे नीचे मिलने वाली परत जिसमें गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। कम परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि सीधे तौर पर वो सूर्य से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए वहां पर परिवर्तन ना के बराबर होता है। और महासागरों की ऊपरी परत सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करती है तथा यह ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन क्रिया द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। इसी कारण गहराई के साथ तापमान में कमी आने लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न यहाँ पर देखा। अब हमारा अगला प्रश्न है बच्चों समुद्री जल की लवणता क्या है। तो समुद्री जल की लवणता है बच्चों वो क्या है, उसे किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो समुद्री जल की लवणता सागरीय जल के भार एवं उसमें घुलित पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में बात करें तो लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है, कि अर्थात समुद्री क्षेत्र में कितना नमक घुला हुआ है, ठीक है। और इसे किस तरीके से देखते हैं, 1000 ग्राम में उपस्थित नमक की मात्रा 1 किलो या 1000 ग्राम यदि समुद्री जल ले बच्चों तो उसमें कितना नमक हमें प्राप्त होगा वो लवणता होगी। यदि 1000 ग्राम समुद्री जल में यदि 34 ग्राम हमें नमक प्राप्त हुआ तो इसकी लवणता होगी 34 प्रति हजार। लवणता की गणना 1000 ग्राम सागरीय जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा के द्वारा किया जाता है, जैसे कि हमने अभी बताया। अब बच्चों बड़े प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें 150 शब्दों में देने हैं। 150 शब्दों में देने वाले प्रश्न, ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है बच्चों जलीय चक्र के विभिन्न तत्व किस प्रकार अंतर संबंधित है। जो जलीय चक्र हमने पढ़ा बच्चों पहले भाग में, तो जलीय चक्र के विभिन्न तत्व किस प्रकार आपस में अंतर संबंधित है। बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो जलीय चक्र है वो न केवल जलमंडल, स्थल मंडल, बल्कि वायुमंडल और भूमिगत जो जल है उसको भी प्रभावित करता है और एक चक्रीय अवस्था में, ठीक है, एक चक्रीय अवस्था में कार्यरत रहता है, जिससे कि समूचे जो जगत है, पृथ्वी पर उपस्थित जो सजीव हैं उनको जल की प्राप्ति होती रहती है और अपना जीवन निर्वाह करते रहते हैं। इस चक्र में बच्चों व्यवधान आने पर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है और यह देखा भी जाता है इस तरीके से कि इस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर तथा धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जलीय चक्र पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न रूपों अर्थात गैस, द्रव, ठोस होकर गुजरता है। बच्चों जो जल है हमारा, यह जल पृथ्वी पर तीनों ही अवस्था में प्राप्त होता है, ना केवल गैस
अर्थात जलवाष्प के रूप में, बल्कि द्रव अर्थात सीधे जल के रूप में जो हम सीधे उपयोग में लेते हैं, बल्कि ठोस के रूप में भी अर्थात बर्फ के रूप में भी हमें प्राप्त होता है। और तीनों ही रूप में, पदार्थ की तीनों ही अवस्था में यह पृथ्वी पर विद्यमान है। और यह जलीय चक्र के लिए रूप में बहुत महत्वपूर्ण भी तीनों अवस्थाएं जो है वो होती है। जलीय चक्र का संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपटल अर्थ है स्थल तथा जीवधारियों के मध्य जल के आदान प्रदान से भी होता है। जो विभिन्न स्थल है, चाहे महासागर हो, वायुमंडल हो, भूपटल हो, अधः स्थल हो या जीवधारियों के मध्य जो जल का आदान प्रदान होता है वो इस जलीय चक्र के वजह से ही होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे दी गई तालिका में पृथ्वी के धरातल पर जल के वितरण को प्रदर्शित किया गया है। तो जल का वितरण किस प्रकार से है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो महासागर है वो, यदि हम बात करें आयतन उनका 1370, 10 लाख को हम कह सकते हैं मिलियन, ठीक है। तो 1370 मिलियन घन किलोमीटर यहाँ पर है और कुल का प्रतिशत 97.25 जो प्रतिशत है वो महासागरों में है। इसके बाद हिमानिया एवं हिमटोपी जो है वो 29 मिलियन घन किलोमीटर आयतन है और 2.05 इसका कुल का प्रतिशत है। भूमिगत जल यदि बात करें तो 9.5 मिलियन घन किलोमीटर इसका आयतन होगा और 0.68 इसका प्रतिशत होगा। झीलें हैं बच्चों 0.125 मिलियन घन किलोमीटर और प्रतिशत में है 0.01। मृदा में नमी बात करें तो 0.065 मिलियन घन किलोमीटर और कुल का प्रतिशत यदि हम बात करें तो 0.005 अर्थात बहुत कम मात्रा में है। वायुमंडल की यदि बात करें कि वायुमंडल में कितना है तो 0.013 और बहुत कम लगभग 0.001% यह इसकी उपस्थिति है। नदी नाले और जैवमंडल यह भी कम मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर जल की मात्रा है। सर्वाधिक मात्रा महासागरों में बच्चों पाई जाती है, ठीक है। तो उक्त तालिका से स्पष्ट है कि पृथ्वी पर मिलने वाले जल का लगभग 97% भाग महासागरों में निहित है। टोटल पृथ्वी पर जितना जल है, उसमें सर्वाधिक मात्रा महासागर और सागरों में जो बड़े बड़े हैं वहां पर निहित है, जबकि शेष लगभग 3% ताजे जल के रूप में हिमानिया, हिमटोपी, भूमिगत जल, झील आदि में मिलता है। तो 3% जो शुद्ध जल है वो यहाँ पर मिलता है और उसमें से भी बच्चों वो मानव के लिए या जीवधारियों के लिए जो उपयोग योग्य है वो बहुत कम है, क्योंकि हिमानी, हिमटोपी, ठीक है, ये आदि जो चीजें हैं और पूरी झीलें भी हम ज्यादा उपयोग नहीं कर पाते, भूमिगत जल भी पूरा उपयोग नहीं कर पाते, अर्थात जीवधारियों के लिए जो साफ शुद्ध जल है वो बहुत कम है और जो है उसको भी हम प्रदूषित करते जा रहे हैं। धरातल पर प्राप्त होने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों तथा अन्य जलीय भागों में वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। जो सीधे तौर पर धरातल पर प्राप्त होने वाला जल है उसका 59% भाग तो वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। शेष भाग धरातल पर प्रवाहित रहता है और कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, जबकि कुछ भाग हिमनदों का रूप ले लेता है। कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लेता है और कुछ हिमनदों के रूप में प्राप्त होता है और जो शेष बचता है कुछ मात्रा में वो ही हमारे उपयोग में आता है। जलीय चक्र के विभिन्न तत्वों, घटकों तथा उससे अंतर संबंधित प्रक्रियाओं को तथा जलीय चक्र को आगे दिए गए चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि यहाँ पर इसके जो घटक है उसके कौन कौन सी प्रक्रियाएं उनके द्वारा यहाँ पर होगी। तो बच्चों महासागरों में संग्रहित जल है जो महासागरों में पाया जाता है उसमें वाष्पीकरण होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा और ऊर्ध्वपातन होगा, उसके अंदर ये प्रक्रियाएं होंगी। वायुमंडल में जो जल है उससे संघनन और वर्षण की क्रियाएं होगी। ये चक्रीय अवस्था है बच्चों, ठीक है। हिम एवं बर्फ में पानी का संग्रहण होगा, हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में बहेगा। जो यहाँ पर जो पानी होगा वो हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में बहता है, ठीक है। और धरातलीय जल बहाव है, जो धरातलीय जल में जो बहता है वो जल धारा के रूप में, ताजा जल संग्रहण व जल रिसाव के रूप में हमें प्राप्त होता है। भौम जल संग्रहण, जो भूमिगत जो जल है बच्चों उसका जो संग्रहण है वो भौम जल का विसर्जन और झरने के रूप में हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से
इस तरीके से जो अलग अलग जो घटक है वो अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। और यह जो जलीय चक्र है विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करता है, जिससे कि इस जल के जो अवस्थाएं है जो प्राप्त होती है और समूची जीवधारी इससे अपने लाभ को प्राप्त करते हैं और पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। क्योंकि हमने पढ़ा था बच्चों, पहली जो लाइन थी वो क्या थी, जल ही जीवन है। और जल जीवन कब होगा, जब होगा जब इस जलीय चक्र को सुचारू रूप से चलता रहे, इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, महासागरों के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। महासागरों के जो तापमान का जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसके परीक्षण हमें करना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि तापमान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अक्षांश है, जल थल का वितरण है, ठीक है, या फिर इसके अलावा मैं बात करूं तो उनकी किस प्रकार से स्थिति है, ठीक है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, आदि आदि चीज़ें तापमान को प्रभावित करती है। तो हम देखते हैं महासागरीय जल के तापमान को वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित 4 घटक हैं, अक्षांशीय स्थिति, स्थल व जल का असमान वितरण, सनातन पवनें और महासागरीय धाराएं। 4 प्रमुख जो कारक है वो यहाँ पर उल्लेखनीय है। पहला है बच्चों अक्षांशीय स्थिति। अब अक्षांशीय स्थिति देखते हैं कि पृथ्वी पर कौन सा स्थान कहाँ पर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूगोल में स्थान केंद्र में आता है, मुख्य केंद्र में क्या है, स्थान है कि वो कहाँ पर है। और अक्षांशीय स्थिति यही बताती है बच्चों कि वो स्थान कहाँ पर है। तो वो जो स्थान जहाँ पर है उसकी अक्षांशीय स्थिति के अकॉर्डिंग ही तापमान प्राप्त होगा। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ सर्वाधिक तापमान प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं बच्चों, वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। तो महासागरों के सतही जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर्य विकिरण की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो जैसे जैसे बच्चों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में भी कमी होती जाती है। दूसरा है स्थल व जल का असमान वितरण। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भागों की तथा दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय भागों की प्रधानता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागर स्थल के बड़े भाग से जुड़े होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक उष्मा प्राप्त करते हैं। हमने ये भी देखा था बच्चों कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग ज़्यादा है। इस कारण से यहाँ पर तापमान अधिक होता है प्राप्त, और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है। यह भी एक प्रमुख कारण हुआ तापमान को प्रभावित करने वाला। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों तीसरा जो कारण है वो है सनातन पवनें। जो सनातन पवनें हैं बच्चों, हम जानते हैं सनातन पवनें कौन सी होती है, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, ये सनातन पवनें हैं। हमने वायुमंडलीय दाब की पेटियां और सनातन पवनें पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो सनातन पवनें जब चलती है तो उससे भी जो सागरीय जल है उसकी ऊपरी सतह है वो चलती है, और चलने के कारण जैसे जैसे ऊपरी सतह चली बच्चों तो नीचे से, विशेष रूप से महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में नीचे से ठंडा जल निकलता है, जिसे शीत जल उद्वेलन कहते हैं। साथ ही साथ बच्चों यह जल जहाँ पर इकट्ठा होता है वहाँ के क्षेत्र को भी प्रभावित करता है, वहाँ के तापमान को भी प्रभावित करता है। यह बात हमने लाल नीलो अल नीलो वाले चैप्टर में देख लिया था। जब अल नीलो हम देख रहे थे वहाँ पर भी हमने देखा था कि किस प्रकार से पेरू के तट से जब धाराएं चलती है, जब पवनें चलती है, तो वहाँ से गर्म सतह को, गर्म जल को लेकर के आगे चलती है और इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया के उत्तर वहाँ पर ला करके इकट्ठा कर देती है, और इकट्ठा करने पर वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, जबकि पेरू के तट के नीचे शीत जल का उद्वेलन होता है। यह चीज़ हमने वहाँ पर देखी थी, जिससे कि अल नीनो ला नीनो जैसी स्थिति बाद में पनपी। तो वही चीज़ बच्चों यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जब पवनें स्थल से महासागरों की ओर चलती है तो ये पवनें महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर ले जाती है, और इसका परिणाम यह होता है कि नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर
आ जाता है जो तापमान में देशांतरीय अंतर के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरी ओर सागरों से स्थल की ओर प्रभावित पवनें गर्म जल को तट पर जमा कर देती है, जिससे तटीय भागों का तापमान बढ़ जाता है। तो सनातन जो पवनें हैं यह भी तापमान को प्रभावित करती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद चौथा है महासागरीय धाराएं। बच्चों हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे कि महासागरीय धाराएं किस प्रकार से चलती है और उनका क्या क्या प्रभाव होता है। ठीक है। और मोटे मोटे रूप में हम यदि देखें तो गर्म धाराएं, बच्चों जो गर्म धाराएं होती है वो आगे चल करके अपने तापमान को बढ़ा देती है, उस क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देती है, और इसके विपरीत जो ठंडी धाराएं है वो तापमान को कम कर देती है। ठीक है। गर्म महासागरीय धाराएं जब ठंडे क्षेत्रों में प्रवाहित होती है तो वहां के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि ठंडी महासागरीय धाराएं जब गर्म क्षेत्रों में प्रवाहित होती है तो वहां के तापमान को कम हो जाता है। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट पर प्रवाहित गल्फ स्ट्रीम, जो गल्फ स्ट्रीम बच्चों हम आगे अगले चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन सी धाराएं कहां कहां पर चलती है। तो गल्फ स्ट्रीम नामक जो धारा है जो कि कैसी है, गर्म धारा है। जब ये गर्म धारा बच्चों चलेगी तो तटीय क्षेत्रों के जहां जहां पर चलेगी वहां के तापमान को बढ़ा देती है, और जब बढ़ा देती है तो इसका प्रभाव भी देखा जाता है। दूसरी ओर लैब्राडोर नामक ठंडी महासागरीय धारा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय भागों के तापमान को कम कर देती है। ठीक है। तो जैसे धाराएं होगी उसका प्रभाव भी उसी के अनुसार होगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न किए। अगली क्लास में बच्चों हम अगले नए चैप्टर के साथ में उपस्थित होंगे। धन्यवाद बच्चों।